हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम मैनेजमेंट में मार्केट या फिर बाजार के बारे में। ये जो हमारा होम मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट था, उपभोक्ता एवं बाजार, उसमें से उपभोक्ता को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा जो मार्केट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की कंप्लीट वीडियो है जिसमें आप एक ही वीडियो में पूरे मार्केट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम गृह प्रबंधन के सिद्धांत और ये सारी जो 2 पॉइंट्स और रह गए उनके लिए और वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे हमारा होम मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाजार के बारे में। सबसे पहले मार्केट क्या होता है। मार्केट कोई भी एक ऐसी प्लेस है जहां पर क्रेता और विक्रेता मतलब बायर एंड सेलर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जहां पर जो सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आता है और वहां पर डेफिनेट मूल्य पर, मतलब एक पहले से निर्धारित मूल्य पर एक वस्तु को बेचता है, वो हमारा मार्केट कहलाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता आपस में प्रतिस्पर्धा द्वारा उस क्षेत्र की वस्तु का एक मूल्य स्थापित करते हैं। ये स्थान हो सकते हैं जैसे कि सब्जी मंडी, धान की मंडी और बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें आ सकते हैं जो कि आपके बाजार से रिलेटेड होते हैं। बाजार जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, बाजार की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ देखेंगे। नेसेसरी चीजों को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड पॉइंट्स में क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं है। तो हमारे क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसको कई बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ हम लोग 7 पार्ट्स में 7 बेसिस पर इसको पढ़ेंगे। एक तो होता है क्षेत्र के आधार पर बाजार, प्रतिस्पर्धा के आधार पर, विक्रय के आधार पर, औचित्य अनुसार बाजार, विक्रय की विधि के अनुसार, समय आधार पर और कार्य के आधार पर। तो इस तरीके से 7 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसका जो चार्ट है ये आप जरूर अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। इसके कौन से 7 प्रकार हैं, वो उसके अंदर कौन कौन से मार्केट आएंगे उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर आपके कई प्रकार के मार्केट होते हैं, जैसे कि आपका लोकल मार्केट है, आपका नेशनल मार्केट है, आपका या फिर आपका स्टेट का मार्केट है। तो मतलब इसको आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट होता है। तो कई तरीके के आपके मार्केट हो सकते हैं। बेसिकली जो आपका स्थानीय मार्केट होता है वो जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय उसी स्थान के विशेष सीमित एरिया में होता है, उस वस्तु का बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। ऐसी स्थानीय जो बाजार होता है उसमें कुछ गुण होते हैं, जैसे कि वो जल्दी ही खत्म हो जाता है, जैसे सब्जी और दूध का बाजार जिनका मूल्य कम और वजन अधिक होता है। जैसे कि पत्थर और ईंट का मार्केट थोड़े टाइम के लिए लगता है, ज्यादा थोड़े समय के लिए रहता है। ऐसी वस्तु जो किसी वर्ग विशेष के निवासियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जैसे चांदी के जेवर या किसी एक वर्ग द्वारा प्रयोग में लाना, तो ये आपका स्थानीय मार्केट हो जाता है। उसके बाद आता है नेशनल या फिर राष्ट्रीय बाजार। जो आपका नेशनल या फिर राष्ट्रीय बाजार है वो किसी वस्तु का क्रय विक्रय स्थान या क्षेत्र सीमित न होकर पूरे राष्ट्र में फैला हुआ होता है। जैसे कि आपका सोना, चांदी, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें राष्ट्रीय बाजार में आ जाती हैं। और ग्लोबल में आपका जो होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, उसमें आपके पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिवीजन है समय अनुसार। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अत्यल्पकालीन यानी कि दैनिक बाजार जो पर डे के बेसिस पर लगता है, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन बाजार। अगर हम मतलब डेली मार्केट के बारे में बात करें, हम डेली मार्केट के बारे में बात करें तो इसमें जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं वो मात्रा पर निर्भर करती हैं। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाए तो वृद्धि की जाए या फिर उसकी मतलब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति करना इसमें संभव नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा सामान एक पर्टिकुलर जगह पर लाकर जब बेचा जाता है तो हमारा वो डेली बेसिस पर होता है। वस्तु की मात्रा समाप्त हो जाने पर बाजार को भी मतलब बंद कर दिया जाता है या फिर बाजार उठ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्पकालीन बाजार के बारे में। अल्पकालीन बाजार या फिर इसे हम शॉर्ट टर्म मार्केट कहें, इस बाजार की अवधि कुछ अधिक होती है। मतलब जो हमारा डेली वाला था उससे थोड़ी सी ज्यादा अल्पकालीन बाजार की अवधि होती है। इसीलिए वस्तु की पूर्ति आंशिक रूप से की जा सकती है। इस बाजार की मांग में प्रभुत्व होता है, मतलब आप
कम्प्लीटली कोई बहुत बड़ा डिमांड आ गया तो सप्लाई नहीं कर सकते हो, बट स्टिल कुछ हद तक उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग टर्म मार्केट। इसमें इसकी अवधि इतनी लंबी होती है कि उत्पादक को मांग में परिवर्तन के अनुसार अपनी पूर्ति का समायोजन का समय मिल जाता है, अर्थात वस्तु की मांग की वृद्धि की जा सकती है। मतलब कुछ चीज की डिमांड हो रही है तो उसको सप्लाई करने के लिए उन्हें टाइम होता है और वो उसको सप्लाई कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका अति दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म मार्केट। इसमें जो बाजार की अवधि होती है वो काफी ज्यादा लंबी होती है कि उत्पादक की मांग में परिवर्तन होने पर आपूर्ति को समायोजित किया जा सकता है। इसमें मतलब कोई भी जो डिमांड है उसकी सप्लाई को, कितनी भी डिमांड हो उसकी सप्लाई को रिलेट करके उसको कैसे ना कैसे कंप्लीट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड डिवीजन, विक्रय की मात्रा के अनुसार। विक्रय की मात्रा के अनुसार मतलब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो थोक का मार्केट यानी कि होलसेल और रिटेल। होलसेल में क्या होता है, इसमें जो भी चीजें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में परचेज करनी होती हैं और पर सस्ते दामों में मिल जाते हैं। जैसे कपड़े का बाजार है, गांठों का बाजार है, या फिर आपका होलसेल जो मंडी वाली होती है, बड़ी मंडी होती है, वहां पर जो सब्जियां मिलती हैं, या किसी भी चीज का जो मेन होलसेल मार्केट होता है वहां पर चीजें बहुत मात्रा में खरीदनी पड़ती हैं और कम दाम में मिल जाती है। वहीं आप रिटेल मार्केट की बात करो या फिर इसे फुटकर मार्केट अगर हम कहें तो इसमें क्रय विक्रय कम मात्रा में होता है, मतलब आप कम अमाउंट में चीजों को खरीद सकते हैं। और व्यापारी, इसमें क्रेता व्यापारी नहीं होता है बल्कि उपभोक्ता होता है, मतलब जो परचेज करने वाला होता है वो कंज्यूमर होता है। जबकि थोक मार्केट है इसमें एक व्यापारी यानी एक बिजनेसमैन परचेज करता है और इसमें एक कंज्यूमर परचेज करता है। जैसे कपड़े का क्रय विक्रय मीटर में होता है, इसमें हम मीटर्स में खरीदते हैं कपड़े को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विक्रय के विधि के अनुसार। विक्रय की मतलब आपके सेलिंग का क्या मेथड है उसके बेसिस पर भी आपके जो मार्केट है उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पहला है आपका डायरेक्ट इंस्पेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखकर जांचकर क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुएं, जैसे लकड़ी का फर्नीचर है, सब्जियां हैं, इन सारी चीजों को आप पहले जांचते हैं, उनकी गुणात्मक जांच करते हैं, क्वालिटी कैसी है इनकी, उसके बाद परचेज करते हैं, तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन करते हैं उसमें। फिर आता है प्रमाणित तथा श्रेणीकरण के द्वारा क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुएं, यानी कि सेल्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड गुड्स। जब किसी भी वस्तुओं को कुछ ग्रेड्स में विभाजित कर दिया जाता है तो उसके आधार पर क्रय विक्रय होता है। जैसे कि आपके कपड़े की ग्रेडिंग होती है, फाइन, सुपर फाइन, कोर्स, जिसके आधार पर कपड़े की डिफरेंट किस्म का अनुमान लगाया जाता है और वहां पर उसकी सेलिंग की जाती है। मतलब पहले से स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है कि इस स्टैंडर्ड का कपड़ा इतने में बिकेगा। फिर है ट्रेडमार्क के आधार पर क्रय विक्रय। ट्रेडमार्क यानी कि बेस्ड ऑन ट्रेडमार्क, किसी नाम के आधार पर, किसी लोकप्रिय वस्तु के आधार पर मार्क या निशान देखकर जब खरीद की जाती है तो उसका वो आपका ट्रेड वाला मार्केट होता है। जैसे कि बजाज की गाड़ियां हो सकती हैं आपकी, या फिर आपका पतंजलि प्रोडक्ट है वो आपका ट्रेडमार्क हो गया, या फिर आपका कोलगेट है, आप ब्रांड देख के कोई चीज़ों को खरीद रहे हैं, या फिर अगर हम कपड़ों में बात करें तो आप वैन हुसैन ले रहे हैं या फिर आप जॉकी ले रहे हैं। तो इस तरीके से कोई ट्रेडमार्क को देखकर जब आप परचेजिंग करते हैं। औचित्य अनुसार वर्गीकरण, मतलब औचित्य अनुसार मतलब बेस्ड ऑन द रिलायबिलिटी। जब किसी वस्तु का हम उसकी रिलायबिलिटी के बेस पर वर्क करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं, तो आता है उचित मतलब प्रॉपर मार्केट, जिसमें मात्रा और मूल्य जब वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है किसी निर्धारित मात्रा और निर्धारित मूल्य पर किसी वस्तु का, मतलब इससे ऊपर नीचे नहीं होगा मार्केट में रेट। फिर है अनुचित मार्केट। यदि किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाता है तब वो आपका, और वस्तु को उस पर ही मतलब कैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, तो इम्प्रॉपर मार्केट हो जाता है। जैसे कि आपकी राशन की दुकान होती है, उसमें कोई व्यक्ति कितने पैसे पर, कोई कितने पैसे पर बेचता है, ऐसे मार्केट को हम चोर बाजार भी कह सकते हैं, या फिर तस्करी की हुई वस्तुओं को ऐसे इम्प्रॉपर मार्केट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रतिस्पर्धा के अनुसार, यानी कि बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन, के मतलब मार्केट में किस तरीके का कॉम्पिटिशन है उसके बेस पर भी आपका जो मार्केट का डिवीजन है वो
किया जाता है। जैसे कि आपका पहला होगा एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। मोनोपोली जब किसी एक बाजार में एक ही विक्रेता किसी एक पर्टिकुलर चीज को बेचता है और उसका मूल्य वो अपने अनुसार रख लेता है तो वो आपका मोनोपोली हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारी भारतीय डाक सेवाएं हैं, तार सेवाएं हैं, रेल सेवाएं हैं, ये मोनोपोली है क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू ही रन होती हैं और उनका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। रेल का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जैसा कि आपको पता है। फिर है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी यानी कि कॉम्पिटिटिव होता है, जिसमें जैसे कि इसमें आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अधिक संख्या में आपके क्रेता और विक्रेता होते हैं, जहाँ पे किसी एक अकेली वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं कर सकती कोई एक वस्तु। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो आप उसमें बार्गेनिंग कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि यहाँ ये इतनी चीज इतने की मिल रही है, तो यहाँ आपको इसमें फायदा होता है क्योंकि मोनोपोली नहीं है। और अगर आपने वहां से नहीं लिया तो कहीं और से भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और आप वहां से परचेज कर सकते हो। आपका जो मोनोपोली वाला होता है इसमें जो डीलर के जो नंबर है, मोनोपोली में आपके कंपटीशन ज़्यादा, इसके जो मेन फीचर्स हैं इसमें आपके मोर नंबर ऑफ डीलर्स होते हैं। प्रोडक्ट इज नॉट कम्प्लीटली होमोजीनियस। इसमें आपके वेरिएशन इन ब्रांड्स एंड लेबल्स आपको देखने को मिलते हैं। सेम प्राइस आपको नहीं देखने को मिलेगा इस मार्केट में, मोनोपोली में। इसमें आपके जो सब्सटीट्यूटिव जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको नहीं मिलता है। आपको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए उसका तो आपको वैसा नहीं मिलेगा, तो आपको वही खरीदना पड़ेगा। ये कम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है, इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कम देखने को मिलते हैं। और ये जो आपका मार्केट होता है इसमें आपकी प्राइस हाई होती है प्रोडक्ट की, और इसमें जो सेलर होता है वो किसी भी रेट पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। एक आपका होता है ड्यूपोली वाला। ड्यूपोली में क्या होता है, जब किसी चीज के सिर्फ दो ही सेलर हैं और दोनों ही जो डीलर्स होते हैं वो होमोजीनियस डिफरेंस प्रोडक्ट में नहीं रखते हैं, और इसमें जो आप ये जो मोनोपोली, ये दोनों ही लोग मोनोपोली को एंजॉय कर रहे होते हैं। एक होता है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब जिसमें कुछ सेलर्स होते हैं। ओलिग मतलब OLIGOPOLY। ओलिगोपोली मतलब ओलिग में कुछ ही सेलर्स हैं जिस चीज के, किसी एक पर्टिकुलर फीचर पर जब ये लोग काम करते हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो होमोजेनियस जो है वो परफेक्टली बिल्कुल वैसी ही ड्यूपोली जैसी होती है, और इसमें आप इम्परफेक्ट ड्यूपोली होती है और कुछ ही लोग इस पूरे मार्केट को, इसके प्राइस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है आपका अपूर्ण मार्केट। अपूर्ण मार्केट में जो है ये अपूर्ण प्रतियोगिता दर्शाई जाती है, अर्थात तो न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न ही एकाधिकार होता है। इसमें अगर हम बेनमन के अनुसार कहें तो बाजार अपूर्ण उस दशा का होता है जब क्रेता और विक्रेता को बाजार में किए गए सौदे के मूल्यों का तुरंत ज्ञान नहीं हो पाता है। मतलब उन्हें नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर चीज को कितनी पैसे में बेचना है, तो वो आपका अपूर्ण मार्केट हो जाता है। कुछ अदर भी आपके टाइप्स हो सकते हैं मार्केट के, जैसे कि आपके फेरी वाले होते हैं। फिर जैसे कि किसी पर्टिकुलर आपके मेले में या फिर आपके किसी संस्कृति तीज त्योहार पर जब कोई आते हैं और वो लोग जब पर्टिकुलरली बेचते हैं तो वो आपके फेरी वाले होते हैं। ये औद्योगिक मेला, पुस्तक मेला, खादी मेला, इन सभी चीज़ों टाइम पर आपको देखने को मिलते हैं। जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी होती हैं, फिल्म फोटो माध्यम से जो आपको चीज़ों को सेल करते हैं, वो आपके फेरी वाले होते हैं। फिर होता है आपका एक मेला। मेले में व्यापारी दूर दूर से आकर एक जगह पर आके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वो आपका मेला होता है। और उसके बाद आपका आता है हाट या फिर पैट, जो किसी पर्टिकुलर गांव में किसी महीने के एक निश्चित सप्ताह में या फिर एक महीने के एक निश्चित दिन पर लगाई जाती है। व्यापारी दूर दूर से आकर यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद आता है आपकी प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशंस। ये जो होता है पर्टिकुलर विज्ञापन करने, नए उपकरणों को, कार्यप्रणालियों को बताने के लिए उद्योगपति इनको यूज करते हैं। इसमें मूर्ति कला का प्रदर्शन भी किया जा सकता है। खरीदार को ऐसी प्रदर्शनी के दुर्लभ वस्तुओं को लेने का भी मौका मिल जाता है। उसके बाद आती हैं आपकी दुकानें यानी कि शॉप्स। इसमें आपकी किराने की दुकानें हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, औषधि हैं, कपड़े हैं, ये सभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स इसमें आते हैं। और इसमें आपके कपड़े, सूटिंग, शर्टिंग, आपकी सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है।
फिर आता है आपका सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में जो है आपके उपभोक्ता को दलाल और बिचौलियों आदि से बचाया जा सकता है। इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो रेट है कंपैरेटिवली कम होती है। सुपर बाजार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्यता बनाई जाती है, शेयर्स बेचे जाते हैं, क्रियाशील पूंजी एकत्रित करते हैं और कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा ये तैयार की जाती है। सुपर बाजार होता है, इसकी व्यवस्था देखने में मतलब संतुलित होती है। सदस्यों को लाभांश का प्रतिशत भी दिया जाता है। इसमें जो भी आपके बड़े नगरों में जो सुपर बाजार विभागीय स्टोर में जो काम करते हैं वो लोग, जिनका एक भाग केवल किराए के सामान की तुला हुआ और साफ किया हुआ होता है, जैसे पाव, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो की मात्रा में ये सारा मार्केट में आपको सामान मिल जाता है। उपभोक्ता को आवश्यकता अनुसार सामान लेकर गेट पर, काउंटर पर पैसे का भुगतान करना होता है। तो आपने सुपरमार्केट तो देखे ही होंगे, जो आपके बिग बाजार वगैरह है वो इन्हीं में काउंट होते हैं। फिर आपका आता है चेन स्टोर। चेन स्टोर जो होता है, जब एक ही प्रबंधक या व्यवसायी विभिन्न शहरों में अपने एक ही नाम से, एक ही ब्रांड से अपने भंडारों को, अपने जो संचालक होता है उनको संचालित करता है, इसे चेन स्टोर कहते हैं। जैसे कि रेमंड है आपका, रेमंड के जो प्रोडक्ट है वो आपको हर एक शहर में मिल जाएंगे। वो अपना एक अलग से शोरूम खोलता है, अपनी कंपनी की वस्तुओं की चीज़ों को बेचता है। तो ये आपके चेन स्टोर्स होते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपके बाजार को प्रभावित करती हैं, जैसे कि वस्तु की व्यापक मांग। आपकी जो वस्तुगत कारक, जैसे कि आपकी मांग क्या है, आपकी कैसे उसकी डिमांड है, जैसे चांदी, सोना, पेट्रोल, ये सारी चीजें, इनकी आपकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक मांग होती है। फिर है स्थायी एवं पर्याप्त पूर्ति, मतलब जो वस्तु है उसकी पर्टिकुलरली उसकी डिमांड सप्लाई पूरी हो रही है या नहीं, इस पर भी आपके बाजार प्रभावित करता है। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेबिलिटी, यानी कि वहनीयता। क्या आपका प्रोडक्ट पर्टिकुलर जगहों पर जाने के लिए उसके ट्रांसपोर्ट की कैसी व्यवस्था है, जैसे ईंट पत्थर हो गए आपके, चांदी सोना चाय, उसका ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है या नहीं। फिर आपका आता है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टिकाऊपन। इसमें कि वस्तु कितने टाइम तक टिक सकती है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, जैसे सब्जियां हैं, उनके टिकाऊपन कम होता है, लेकिन मशीन कपड़ा इनका ज्यादा होता है, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। फिर है परिचयता, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी, मतलब प्रोडक्ट जो है वो घर बैठे वस्तुओं की जो उनके गुण होते हैं उनके बेसिस पर ही परचेज कर लिया जाता है, ब्रांड नेम के आधार पर ही चीजों को परचेज कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है परिस्थिति जन्य कारक, यानी कि सर्कमस्टेंशियल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी आपके बाजार को प्रभावित करते हैं, जैसे पीस एंड सिक्योरिटी। पर्टिकुलर मार्केट में पीस और सिक्योरिटी कैसी है, सुरक्षा का अभाव तो नहीं है, वहां पर आपका अपनी पूंजी का विनियोग तो तभी करेंगे जब विश्वास हो वहां पर और आपको लगे आप अपना व्यवसाय यहाँ पर अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो एक सेलर पर्टिकुलर मार्केट में तभी बैठेगा। परिवहन एवं संचार की सुविधाएं कैसी हैं, यानी कि आप जो भी पर्याप्त यातायात के साधन है, परिवहन है, वो सेवाएं विकसित हों और दूर दूर तक अपने सामान को, प्रोडक्ट को बेचा जा सके और लोग लेने भी आए। मुद्रा एवं साख प्रणाली, यानी कि जो भी विकसित एवं सुसंगठित बैंक या फिर साख व्यवस्था स्थायी, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश की साख एवं मुद्रा नीति के व्यापारी वर्ग का विशेष विश्वास है तो वह उस देश की आंतरिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है। उसके बाद सरकारी नीति आती है कि गवर्नमेंट व्यापार विकास के लिए किस तरीके से प्रभावित कर रही है। जैसे सरकार किसी वस्तु के मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध लगाती है तो उसका आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है आपका व्यापारिक एवं व्यावसायिक नीतियां। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नीतियों में आपका आता है प्रदर्शन, प्रचार, आपका विज्ञापन किस तरीके से किया है, तो उसी पर आपका जो मार्केट में सेलिंग है वो अफेक्ट करती है। और कर पद्धति भी एक आपकी होती है, जिसमें कि आपकी जो डिमांड, जो भी आपका क्रय विक्रय की शक्ति है, अगर आपने जनता पर कर ज्यादा लगा दिया, क्रय विक्रय की शक्ति उसकी कम हो जाती है, जिससे कि आपका मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जीएसटी वगैरह ज्यादा लगा देते हैं, वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है मार्केट पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने मार्केट को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते नहीं है जो आपसे पूछे जाए, और कोई चीज़ अगर आपको लगता है रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी हम कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।